वही बरामदा है और बरामदे में बिछा हुआ तख्त भी वही है जो आज से कई साल पहले भी हुआ करता था और उस पर बैठी देविका आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्ते, रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब बदल चुके थे। 2 साल पहले जब वह वहाँ से विदा हो रही थी तब माँ को बीमार हालत में छोड़कर जा रही थी। जाते जाते बार बार अपनी भाभियों से, भाइयों से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहें। सब ने उसे सतावना भी दिया था। बाबूजी से भी यही कहकर गई थी वह, पर तबीयत की खबर देना तो दूर, माँ इस दुनिया को ही छोड़ गई और किसी ने उसे बताने की जरूरत नहीं समझी। वह जब भी मायके आती तो माँ उसे इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती। चूँकि उसके आने का समय सुबह का ही होता था और अक्सर वह सर्दियों में ही आती थी, तो माँ कभी अलावा के पास बाबूजी के साथ बैठी हाथ सेकती हुई मिलती तो कभी चाय पीती या कुछ और काम करती हुई। वह जैसे ही बड़े से गेट पर आकर खड़ी होती तो माँ बाबूजी उसे स्तंभ होकर ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते जैसे उन्हें अपनी आंखें पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उन्हें लगता कि अगर वे पलकें झपकाएंगी तो वह गायब हो जाएगी। जब उन्हें उसके आने का पूरी तरह विश्वास हो जाता तो माँ अपने घुटने के दर्द को भूलकर वहाँ से उठकर तेजी से चलकर आने की कोशिश करती। उन्हें ज़्यादा न चलना पड़े इसलिए वह भी जल्दी जल्दी चलकर माँ के पास पहुँच जाती और उनके गले लग जाती। माँ की बाहों में सिमटकर वह फिर छोटी सी बच्ची बन जाती। मन करता कि अब वह कभी उनसे अलग ना हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए बढ़ती, पर मैं खुद रख दूंगी, न तुम परेशान मत हो, कहकर वह बैग उठाकर लाकर बरामदे में इसी तख्त पर रख देती थी। माँ अलावा के पास उसके लिए बिड़वा सूखे पुलाव से बना बैठने का आसन रख देती और किसी को भेजकर बहू को चाय नाश्ता लाने को कहलवा देती थी। वह जब तक यहाँ रहती माँ की दुनिया उसके और बच्चे के आसपास घूमती। वह अभी कभी उसे अकेली नहीं छोड़ती। उसके बच्चे ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशान तो नहीं, उनको कुछ नया खाने का मन तो नहीं, बस हमेशा हर तरह से इसी कोशिश में रहती कि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चे का कोई परेशानी ना हो। यहाँ घर में सभी हैंडपंप के ताज़े पानी से नहाते थे, पर देविका और बच्चे को पानी गर्म करके नहाने की आदत थी, इसलिए माँ ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती थी और उस पर इनको नहाने के लिए खुद पानी गर्म करती थी। जब वह वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि माँ फलना दिन को उसे जाना है, तो वह उसे उदास होकर पहले चुपचाप देखती, फिर कहती, क्या इतनी जल्दी जाना जरूरी है? कुछ दिन और नहीं रुक सकती? रिजर्वेशन है माँ, बच्चे की पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कहकर वह नज़रें झुका लेती। उस समय उनकी आंखें की बेसब नमी उसे सहन नहीं होती थी। उनकी आंखें में न जाने कैसी गहरी उदासी और शायद उसके लिए कुछ न कर पाने की छटपटाहट होती थी, जो कि देविका को भीतर तक हिला देती थी। एक बार माँ ने कहा भी था कि नाना को खेतों के बिकने के बाद उसे भी 1 लाख रुपया देगी और बाबूजी भी यहाँ पर पट्टी में भाइयों को तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपये जरूर देंगे, उसका अधिकार नहीं मारेंगे। तब उसने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्ते में प्यार बना रहे, बस यही उसके लिए ज़रूरी है। पर माँ ने कहा, जो किसका है वे तो देना ही होता है, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वे तो करेंगे ही। पर उसने महसूस किया था कि माँ अपने बेटे के समान अपने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती। आज भी बेटियों को मायके की ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, इसलिए माँ कहने में झिझकती थी और यही कारण था कि उसने भी कभी नहीं सोचा कि वह भाइयों से हिस्सा ले। परंतु माँ तो बस ममता लुटाने पर आए तो सागर की गहराई कम पड़ जाए, लेकिन ममता के अधीन उनकी बेबस आंखें देखकर कभी कभी तो उसे माँ पर गुस्सा भी आता। मन करता कि कह दे कि जब इतना चाहती तो मुझे बेटे के बराबर अधिकार देने में और उनके समक्ष बोलने में डरती क्यों हो, लेकिन अच्छा ही है कभी नहीं बोली। जिस दिन उसे वापस जाना होता तब बरामदे में रखे इसी
तख्त पर बैठकर कपड़े बैग में रखती और माँ गुड़ मुरमुरे अचार घी और न जाने क्या क्या लाकर उसके लिए रखने लगती। तब उसे बार बार मना करना पड़ता था कि कैसे इतना सब कुछ ले जाएगी। उनका बस चलता तो वह गेहूं चावल दाल भी बांध लेती। इसी तख्त पर बैठी बुआओं बहुओं से सामान मंगवा कर रख जाती। कभी कभी हाथ जहाँ के तहाँ रुक जाते और उसे एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आंखें में बसा लेना चाहती हो। फिर बाबूजी के दिए पैसे तो उसे देती ही और अपने पास जोड़कर रखे 4-5 हजार रुपये उसे और देती। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता कि जैसे वह अपनी बेटी को न जाने क्या क्या और कितना देना चाहती है, पर फिर भी उन्हें कम लग रहा है। उसके बच्चे को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसलिए उनके कपड़े के पैसे अलग और आशीर्वाद के पैसे अलग देती थी। गांव में रहते हुए भी वह अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चे के लिए खुलकर खर्च करती थी। उसे लगता कि शायद यही कारण होगा कि भाइयों ने माँ की बीमारी की खबर उसे नहीं दी कि कहीं माँ ने उसे वह सब देने की बात कर दी जो वे देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको न बताने में ही भलाई समझा। उसे किसी अन्य से उनकी बीमारी की खबर मिली और वह भागती चली आई थी। भाई से तो जब भी फोन पर बात होती तो वह माँ ठीक है कहता और उनके आसपास न होने का बहाना बनाकर बाद में बात करवाने का वादा करके फोन रख देता और फिर दोबारा फोन ही न करता था। माँ इस दुनिया को छोड़ गई, पर उसके भाई ने उसे बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उनकी 13वीं से 2-3 दिन पहले उसे पटीदार के किसी अन्य सदस्य ने फोन करके बताया, अन्यथा वह इस बात से अनजाने ही रहती कि अब उसके सिर से ममता का साया हट चुका है। वह बहुत तड़पी थी। जितना माँ के जाने से रोई थी, उतना ही अपनी अपेक्षा के दर्द से बिलखी थी। जमीन जायदाद धन दौलत तो उसे कभी नहीं चाहिए ही नहीं थे, पर उससे तो उसके बेटी होने का अधिकार भी छीन लिया गया था और वह कुछ न कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह कभी नहीं जाएगी वहाँ। मेरा है कौन भी क्या है वहाँ, माँ थी तो वह चली गई। फिर क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुद को समझाया कि बाबूजी हैं, उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वे भी तो अकेले हो गए होंगे, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। और उनसे पूछना भी तो है कि भाइयों ने नहीं बताया तो वे भी तो बता सकते थे। बाबूजी मिलने अकेली आई और तब उन्हें अकेले इसी तख्त पर लेटे पाया। उन्हें देखते ही बाबूजी रो पड़े। फुट फुट कर रोते हुए देख देवका खुद को रोक नहीं पाई, वह भी रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने उसे बताया कि उसके भाई ने उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने उसे माँ के गोलक गमन की सूचना दे दी थी। उनको तो यही लगता था कि देवका सब कुछ जाने के बाद भी नहीं आई। उसने सभी को दोषी ठहराते हुए पहली बार कठोर शब्द में फटकारा था। पहली बार घर की बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा था और तब किसी ने फोन भी नहीं किया के अविश्वसनीय बहाने बनाए थे। देवका को माँ के बगैर घर काटने को दौड़ता महसूस हो रहा था। हालांकि अब तो उसका एक भाई भी पुराने वाले घर से यही नए घर में रहने लगा था, ताकि रात को बाबूजी के अकेले न रहना पड़े। तभी देवका के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले माँ उसका ख्याल रखा करती थी, इस बार बाबूजी ने रखा और उन्होंने भी वही दोहराया जो माँ कहा करती थी, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे और उन्होंने मौसी के बेटे से उसकी बात भी कर ली है। देविका को महसूस हुआ कि उसके बाबूजी के स्वभाव में पहले से कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। माँ के रहते हुए कभी नहीं पूछते थे कि उनसे खाना खाया या नहीं, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं या शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता था कि माँ खुद से पहले का ध्यान रखती थी। अब माँ के अभाव में वह माँ के हिस्से की जिम्मेवारी भी स्वतः निभाने लगे। शायद उन्हें अपने बहू बेटी की लापरवाही का भी बोध था, इसीलिए वह ज़्यादा सजग हो गए थे। वापस जाने का समय आया तो फिर वही बरामदा और वही तख्त पर। वहाँ जल्दी जल्दी उसके लिए ज़्यादा
इससे ज़्यादा चीज़ें देने को ललायत माँ नहीं थी। बाबूजी उससे 2 कदम की दूरी पर कुर्सी पर बैठे हुआ अपने कपड़े बैग में रख रही थी। पास ही दोनों भाभी खड़ी थी, पर आज उसे भेंट में देने के लिए उनके पास चंद रुपये के अलावा कुछ न था। जब भाभी ने उसे पैसे देना चाहा तो उसने मना किया, पर बाबूजी की ओर देखकर उसे लगा कि उन्हें दुख होगा हुआ अगर वह खाली हाथ चली गई तो। इसलिए जब भाभी ने दोबारा आग्रह किया तो उनसे चुपचाप रुपये पकड़ लिए। फिर बाबूजी ने भी अपनी जेब से रुपये निकाल कर उसे दिए तो उसे माँ की वही आदत याद आ गई, जब वह उनसे भरी आंखें से बाबूजी के धुलधुलाए चेहरे की ओर देखते हुए चुपचाप रुपये ले ली और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। बाबूजी भी बाहर तक उसे छोड़ने आए और अपना बच्चा को ख्याल रखने की हिदायत दी, साथ उसे आते रहने को कहा और भाइयों ने गाड़ी आगे बढ़ाया। जायो जयो गाड़ी पगड़ी की ओर बढ़ती जाती, बाबूजी आकृति धुंधली होती जाती। माँ के अभाव में उसे आज घर बड़ा सा गेट कितना सूना निर्जीव प्रतीत हो रहा था। माँ बिना मायका, उसके मुंह से अनाज सना ही निकला और पलकों को बांध को तोड़कर आंसुओं की बूंदों गालों पर ढुलक आई। अपने घर पहुंचकर उसने अपने सकुशल पहुंचने की खबर बाबूजी को फोन करके दे दिया था। उसके बाद वह इंतजार करती रही कि शायद कभी भाई का फोन आए या भाभी का फोन करके उसकी कुशल क्षेम पूछेगी, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया। उसने भी सोच लिया कि अब वह फोन नहीं आएगा तो बाबूजी का फोन करके बाबूजी का मुरझाया चेहरा ध्यान आ गया और उसने सोचा कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है, उन्हें तो शायद नंबर भी नहीं पता होगा। और ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने बाबूजी के मोबाइल पर ही फ़ोन किया और फिर काफ़ी देर तक उनसे बात की। उसका फ़ोन आने से बाबूजी बहुत खुश हुए, जैसे पहले माँ होती थी। अब तो वह फ़ोन पर वे उससे घर परिवार अपने लगे थे, जबकि पहले तो वे माँ से पूछा करते थे, उससे तो बस हाल चाल पूछ कर फ़ोन रख देते थे। अब देवका का नियम बन गया था कि हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबूजी को फ़ोन जरूर कर लेती थी और उनसे बात करके उसे तसल्ली मिल जाती थी। बीच में कई बार तो ऐसा ही भी हुआ, जब उसका नंबर नहीं लगा तो उसने भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके बाबूजी से बात की, परंतु कभी भी उसके भाई और भाभी ने उनसे तरफ फ़ोन करने की नहीं सोची। नहीं कि समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बाबूजी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा शायद फ़ोन दूर रखा होगा, इसलिए पता नहीं चला होगा, वह बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों के बाद फ़ोन करने पर फिर उन्होंने नहीं उठाया। उसे उनकी कही बात ध्यान आई कि पहले भी कई बार उनको फ़ोन की घंटी धीमी होने के कारण सुनाई नहीं पड़ी। इस बार भी फ़ोन किया था, बाबूजी को मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था। उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ़ोन ना उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि वह उनसे उसकी बात करवा दे, तो भाई ने कहा कि वह कहीं दूर किसी और गांव में आया हुआ है, घर पहुंचकर बात करवा देगा। फिर इंतज़ार करती रही, पर उसके भाई का फ़ोन नहीं आया। इसी प्रकार वह फ़ोन करने की कोशिश करती और कभी भाई से बात करवाने को कहती। वह नए नए बहाने बनाकर टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया, पर देवका अपने बाबूजी से बात नहीं कर पाई। अब उसको बेचैनी होने लगी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। इन लोगों ने तो माँ के देहांत की खबर भी नहीं दी थी, तो अब कहीं नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वह बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वह अपने मन को बहला लेती। उसने सोचा इस बार इतने दिनों से बात नहीं हुई तो हो सकता है कि वह खुद फ़ोन कर ले। पहले भी एक बार कई दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। फिर भी जब भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके बात की थी तो उन्होंने बताया कि शायद उनके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है, वह बाज़ार नहीं जा सकते, इसलिए रिचार्ज करवा पाए। अब तक तो देवका ने तुरंत ऑनलाइन उनका मोबाइल रिचार्ज करवा दिया था और उनको इन्हीं के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया कि अब उन्हें रिचार्ज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी बड़े खुश हुए थे। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।
पर फिर भी बहुत समय हो गया है। इसी उधेड़ बुन में 2-4 दिन और निकल गए और अब देविका ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने ट्रेन के रिजर्वेशन करवाने के लिए अपने पति से कहा कि जितनी जल्दी का टिकट मिल सके वो वे बुक करवा दे। दोपहर के 3 या 4 बजे रहे थे। देविका का मोबाइल बज उठा। उसे लगा बाबूजी का फोन होगा। उसने तुरंत उठा लिया, पर अनजान नंबर देखकर फोन काटने की जा रही थी। शायद कोई काम का फोन हो, यही सोचकर उसने फोन को उठा लिया और उसने हेलो बोलते ही दूसरी ओर से उसके चचेरे भाई की आवाज़ आई और उसने बताया कि बाबूजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वह निश्चेष्ट होकर बैठी रह गई। उसने समझा कि क्या करे या क्या न करे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और बाबूजी भी उसे छोड़कर चले गए। पर कैसे क्या वे बीमार थे इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे और किसी ने उसे खबर नहीं की, जैसे माँ के समय नहीं किया था। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी। जीभ मानो तालू से चिपक गई। वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर होठ हिल कर शांत हो गए। दूसरी और दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, बस इतना ही बोल सकी वह और फ़ोन बिना कटे रख दिया और उसी समय बस से ही गांव के लिए निकल पड़ी। रात भर का सफ़र उसे सदियों सा लग रहा था। बस अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देर से पहुंची। इसी बीच उसके भाई और चचेरे भाई के कई बार फ़ोन आ चुके थे। अधिक देर होती देख भाई ने उसे बस स्टैंड से लाने के लिए मोटरसाइकिल पर गया ताकि जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतर कर वह दौड़ती भागती घर में घुसी। बाबूजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी। सबकी आंखें उसके इंतजार में मुख्य द्वार पर टिकी थी, पर उनसे न माँ की आंखें थी और न ही बाबूजी के। उस भीड़ में भी आज वह अकेली थी। बाबूजी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे अंतिम दर्शन करने के लिए कहा। मंजली भाभी ने कुछ पैसे लाकर उसके हाथ में दिए। वह अर्थी पर चढ़ा दे उसके गले लगाकर रोने लगी और उधर सभी लोग बाबूजी की अर्थी उठाकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। वह तो बाबूजी को अभी ठीक से देख ही नहीं पाई थी। उन्होंने जी भरकर देखना चाहती थी। भाभी को कंधे से पकड़कर अपने आप से अलग किया और रोती बाहर की ओर भागी। गांव व परिवार की अन्य महिलाएं भी थी जो अर्थी के पीछे चल रही थी। गांव के नुक्कड़ पर जा कर उसने अंतिम दर्शन करके भाभी द्वारा दिए गए पैसे चढ़ाए और एक हारी हुई जुआरी की भांति अपना सब कुछ गवाकर खाली दमन बेबस अपनी सीट से बाप का साया हटते देख रही थके हुए भारी कदमों से वह भी भाभी, चाचियों और बुआ के साथ घर में लौट आई। रोते हुए उसने अपनी चाची से कहा कि इन लोगों में से किसी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया, नहीं तो वह बाबूजी से उनके जीते जी मिल लेती। यह बताते हुए वह इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी भाभी को उसका खुद से अलग करना बहुत बुरा लगा गया था। वह सभी को बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने 22 दिन तक अस्पताल में बाबूजी की सेवा की और उनके पति ने कितना खर्चा किया। देविका का मन कर रहा था कि वह अभी यहाँ से वापस चली जाए। अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। वही घर का वही बरामदा, वही आंगन और वही रिश्तेदार की भीड़, पर देविका बेहद अकेली थी। उसके लिए यह घर तो अब उस मंदिर के समान था जिसमें उसके भगवान की मूर्तियां ही न हो, इसलिए खाली 4 दीवार में सिवाय घुटन के भी नहीं था। उसकी भाभी को उससे बोलने की पता नहीं फुर्सत नहीं थी। यह बड़ी भाभी को खुश करने का प्रयास था। बुआ और मौसी ही थी जो उसके पास बैठती, उनसे बातें करती। अब तो गांव की औरतें भी उसकी ओर देखती तो उनकी नज़रें में उसके लिए सहानुभूति होती, जैसे मायका खत्म हो गया। उसके लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। बड़ी भाभी और भाई उससे दूर ही रहते। न जाने क्यों 13वीं संपन्न होते ही दूसरे ही दिन वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रुकने के लिए चाची, बुआ और मौसी की बहू ने कहा, पर जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें शायद डर था कि उनके कह देने से हो सकता है 1-2 दिन और रुक जाए, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। एक बार फिर वही बरामदे में बिछे हुए तख्त पर बैठी थी बुआ, मौसी की बहू और
छोटी मौसी उसके पास ही बैठी थी। बुआ पूछ रही थी, तैयार कर ली? हाँ, उसने कहा। खाना खाया? उन्होंने पूछा। हाँ, सुबह खाया था। उसने कहा। सुबह नहीं, हम दोपहर की बात करें। उन्होंने कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा, जबकि सच यह था कि उसे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए कुछ पूछा नहीं था और वह खुद खाने लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं, शाम हो रही है, मैं लाती हूँ खाना कहते हुए मौसी की बहू उठकर उस कमरे में गई जहाँ खाना व मिठाई रखी हुई थी। मिठाई दिया तुम्हें खाने को और ले जाने के लिए रखा? बुआ ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक बाल्टी भर भर कर मिठाई थी। बड़ी वाली के मायके वाले गए तो पता नहीं उसे सारी वहाँ भेजवा दी या फिर कहीं छिपा दी। कमरे में अब तो कोई मिठाई नहीं है। बाहर आते हुए कहा, भाई बड़ी चालाक है ये बहुएं, कोई खा न ले इसलिए छिपा दिया और अपने मायके वाले को ही देगी। इकलौती ननद के लिए भी अब कुछ नहीं है इनके पास। बुआ गुस्से को भीतर ही भीतर पीती हुई बोली, आप नाहक परेशान हो रही हो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ। कहते हुए उसे माँ की याद आ गई कि कैसे माँ उसके लिए न जाने क्या क्या बांधने को तैयार रहती थी। जब जब वह ससुराल जाती थी, भाभी आई और उससे पूछा, दीदी मुरमुरे और गुड़ रख कर ले जाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। उसने कहा। गुड़ क्यों, मिठाई नहीं बची है क्या? बुआ बोली। हाँ थोड़ी है, आप कहो तो रख दूँ दीदी। भाभी उसकी ओर देखते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसने कठोरता से इतनी तेज आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज़ बरामदे के दूसरे छोर पर बैठे बड़े भाई भाभी को सुनाई पड़ सके। उसने अपनी बेटी से पर्स मंगवाया और उसमें से पैसे निकालकर अपनी भाभी को दे दिया। वह यह कहते हुए कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में मेरे द्वारा जो पैसे चढ़ाए गए वे मेरे ही होने चाहिए, इसलिए ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार उसने यह जता दिया कि अब वे लोग उसे बोझ न समझे। वह उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को वह जाने लगी तो मंजली भाभी ने सभी के समक्ष औपचारिक पूरी दीदी, माँ बाबूजी नहीं है तो क्या हम तो, पर उसने कुछ नहीं कहा। पर उसके दिल से जरूर आवाज़ आई कि तुम एक बार फ़ोन करेगी तो मैं भागी चली आऊँगी। उसे पता था कि अब कोई उसे फ़ोन नहीं करेगा। उसके पास फ़ोन आने तो तभी बंद हो गए थे जब माँ बीमार पड़ी। आज उसकी आंखें फिर भर आई। चाहकर भी वह अपने आंसू रोक नहीं पा सका। वहाँ कोई न था जिसके कंधे पर वह सिर रख कर रो पाती। उसने तुरंत हाथ में पकड़े हुए चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका खत्म हो गया, उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चार दीवार में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया तो वे यादें। अंतिम बार वह जी भर कर अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। देविका भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वह तब तक अपने उस घर की अपनी आंखें से दूर होती हुई देखती जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंचकर मुड़ गई। उसका मन बार बार कर रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर भागकर वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी है, पर अब यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे स्टेशन पर छोड़कर वापस आने लगा। हर बार की भांति इस बार भी लगा था कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना, पर मुँह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फिक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और न ही बाबूजी। याद आते ही चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। देविका बस से वापस अपनी ससुराल आ गई और दूसरे ही दिन वह एक फाइल लेकर अपने वकील से मिलने पहुंच गई। काफ़ी देर तक उससे बात करने के उपरांत आ गई। लगभग एक हफ्ते के बाद फ़ोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देख कर राकेश को आश्चर्य हुआ। वह पूछ बैठा, देविका वकील को क्यों बुलवाया है? राकेश
ती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। वह बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूंगा? राकेश बोला, राकेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया है, इसलिए दोनों का बराबर है ना? वह बोली, हाँ, पर मैं समझ नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वे इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा ही, इसलिए कोई गारंटी तो नहीं है ना। इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही, पर रिश्ता और मायका दोनों जीवित रहेंगे। राकेश के निशब्द देवका का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा था। वह भाव शून्य सी फाइल के पन्ने पलटकर देख रही थी। क्या दोस्तों माँ बिना मायका होता है? प्लीज दोस्तों लाइक